हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज हमने देखा था पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चंस देखे थे। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आपने सॉल्व भी किए होंगे। और वहां तक हमने अपना स्टडी स्टेट कंडक्शन यानी कि कंडक्शन का लगभग 90-95% हमने पढ़ लिया था। आ रही है बात समझ में। तो उम्मीद करता हूं कि वहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आई हैं तो एक बार उन चीजों को क्लियर कर लो, क्योंकि आगे का पढ़ने का मजा तभी आएगा जब आपको पीछे की चीजें क्लियर होंगी, वरना तो आपके सिर्फ बोझ बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं होगा, देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हमने वो बातें कर ली थी और हमने किसके बारे में पढ़ लिया था, स्टडी स्टेट कंडक्शन के बारे में। आज हम शुरू करेंगे अनस्टडी स्टेट कंडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इसका बेसिक बता देता हूं। हमारे पास क्या है अनस्टडी स्टेट कंडक्शन। सबसे पहले हमने कंडक्शन की बातें कर ली थी कि कंडक्शन होता क्या है। कंडक्शन हमारे पास बेसिकली होता क्या है, जब भी आपके पास हीट ट्रांसफर होता है, और हीट ट्रांसफर कैसा हीट ट्रांसफर कि दो बॉडी आपके पास क्या है फिजिकल कांटेक्ट में, यानी कि आपस में उनके पास क्या है दो सॉलिड्स हैं और दोनों क्या है फिजिकल कांटेक्ट में है, तो उनके बीच में क्या होगा कंडक्शन होगा। सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए फिजिकल कांटेक्ट में होने चाहिए। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था स्टडी स्टेट कंडीशन। और स्टडी स्टेट कंडीशन क्या बोलता था कि जो आपका टेम्परेचर है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, स्पेस का। आ रही है बात समझ में, वो किसका फंक्शन होना चाहिए, स्पेस का। यानी कि स्टडी स्टेट अगर बात करें सिर्फ स्टडी स्टेट की, तो वो क्या होता है कि आपकी जो भी चीज है जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टडी स्टेट। और अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं अनस्टडी स्टेट। ये तो हुआ हमारा स्टडी स्टेट और अनस्टडी स्टेट। फिर आता है स्टडी स्टेट कंडक्शन, यानी कि अब कहा किसकी बातें होंगी, टेम्परेचर की। तो हमारा टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज ना होके किसके साथ चेंज होता है, स्पेस के साथ। वो सब आपने देखा ही था कि आपके पास वॉल थी, सिलेंडर था, स्फीयर था, तो वहां पे क्या हो रहा था, ऐसा कोई भी चीज नहीं आया था जहां पे हमने टेम्परेचर के टाइम के बारे में बात करी थी। आपने देखा होगा कि हमने जब जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन भी जब हम लगा रहे थे और हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, तो लगभग हमने क्या देखा था कि हमारा जो टाइम के साथ जो उसका टेम्परेचर का वेरिएशन था वो कैसा था, कांस्टेंट था। यानी कि लिखा आ रहा था क्वेश्चन में स्टडी स्टेट, तो हम क्या कर रहे थे dt अपॉन डी टाउ को क्या कर दे रहे थे, जीरो कर दे रहे थे। याद है वो सब चीजें। ठीक है, अब आता है अनस्टडी स्टेट, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर किसका फंक्शन होगा, टाइम का, और आपके पास स्पेस का भी हो सकता है और टाइम का। लेकिन अगर अनस्टडी स्टेट कंडक्शन होना है तो टेम्परेचर किसका फंक्शन होना चाहिए, आपके पास टाइम का फंक्शन होना चाहिए। ये कंडीशन आपकी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमारा टेम्परेचर है वो किसके साथ चेंज होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। ठीक है, फिर हमारे पास इसके अंदर दो मेथड आते हैं। पहला होता है पीरियोडिक अनस्टडी स्टेट और दूसरा होता है नॉन पीरियोडिक। यानी कि पीरियोडिक अनस्टडी स्टेट क्या होता है कि आपके पास जैसे चीजें टाइम के साथ तो चेंज हो रही है, यानी कोई चीज है या टेम्परेचर मान लो या किसी की पोजीशन मान लो या कुछ भी मान लो, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, लेकिन वो क्या हो रही है, एक पीरियड में चेंज हो रही है। यानी कि 10 मिनट ठंडी हो रही है, 10 मिनट गर्म हो रही है, 10 मिनट फिर ठंडी हो रही है, 10 मिनट फिर गर्म हो रही है। आ रही है बात समझ में। या फिर ऐसे कहो 10 मिनट कोई आदमी चल रहा है, फिर 10 मिनट रुक रहा है, फिर 10 मिनट चल रहा है, फिर 10 मिनट रुक रहा है, तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, वैसे को हम बोलते हैं पीरियोडिक स्टेट। और यहाँ पे अनस्टडी है, यानी कि टाइम के साथ पीरियोडिक तरीके से क्या होगा, आपके पास चेंजमेंट होगा। फिर आता है हमारे पास नॉन पीरियोडिक अनस्टडी स्टेट, यानी कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर की बातें करेंगे तो टेम्परेचर है वो क्या होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, यानी एक पीरियड में चेंज नहीं होगा, वो चेंज होगा, लेकिन कैसे होगा वो सारी चीजें हमको मालूम नहीं रहेंगी। जैसे आपको पता ही है, आप कोई अंडा बॉईल करते हो या फिर सब्जी बनाते हो या चावल बनाते हो, वो अलग अलग चीजें, तो वहां पे क्या होता है, कंडक्शन होता है, और वहां पे हमारे पास अनस्टडी स्टेट कंडीशन है, क्योंकि एक फिक्स पीरियड में हम वो नहीं कर रहे होते हैं। आ रही है बात समझ में। तो हमारे पास यहाँ पे हमको पीरियोडिक हमारे सिलेबस में नहीं रहता है, बीटेक के सिलेबस में पीरियोडिक स्टडी स्टेट हमको नहीं पढ़ना होता है।
हमको क्या पढ़ना होता है, नॉन पीरियोडिक अनस्टेडी स्टेट। तो इसके अंदर हम 3 मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है लम्प्ड एनालिसिस मेथड। लम्प्ड एनालिसिस मेथड आता है, फिर आता है हमारे पास हेसलर चार्ट मेथड, और तीसरा होता है हमारे पास एरर फंक्शन मेथड, जिसको भी हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ये 2 मेथड पढ़ेंगे। आ रही है बात समझ में? तो हमारे पास क्या चीज आई, अगर बात करें तो सबसे पहले 2 टाइप का कंडक्शन होता है, स्टडी अनस्टडी। अनस्टडी में हमने देखा पीरियोडिक अनस्टडी, नॉन पीरियोडिक, और उसमें से हमको कौन सा पढ़ना है, नॉन पीरियोडिक। और फिर हमने 3 मेथड देखे, लम्प्ड एनालिसिस जिसको, ठीक है, और फिर हमने देखा हेसलर चार्ट मेथड, फिर हमने देखा एरर फंक्शन मेथड। इन 3 मेथड्स में हमको थर्ड वाला नहीं पढ़ना होता है, ऊपर वाले 2 पढ़ने होते हैं। तो हमको ओवरऑल कितनी चीजें पढ़नी है, यहां से लेके यहां तक। तो अब चलिए शुरू करते हैं हमारे पास अपना अनस्टडी स्टेट। अब देखते हैं हमारा अनस्टडी स्टेट कंडक्शन। तो इनको अभी ध्यान मत दो, ये मैंने क्यों लिखे हैं अभी आपको पता लग जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बॉडी, यानी कि ये बॉडी क्या है, हॉट है। हॉट हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है। आपको अगर कोल्ड को हॉट करना है तो वो भी हो सकता है, हॉट को कोल्ड करना है तो वो भी हो सकता है। अब जैसे हमको इसको क्या करना है, कोल्ड करना है, तो हमने क्या लिया, हमने ये ले लिया एक लिक्विड, ठीक है, हमने लिक्विड ले लिया और इसके अंदर इसको डाल दिया, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तभी हमारे पास ये बॉडी क्या होगी, कूल होगी। आ रही है बात समझ में? तो हमने इसके अंदर इसको ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास इसका टेम्परेचर T इंफिनिटी था और ये क्या था, H है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, ये बॉडी जब इसके अंदर गई तो आपको क्या लगता है क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सोचो जरा। यहाँ पे 2 चीजें होंगी, मैं आपको हिंट देता हूं, इस सेटअप के अंदर 2 चीजें होंगी। वो चीजें क्या क्या होंगी आप गेस करो। अगर यहाँ पे है तो ये वाला केस तो आपने पढ़ा है, अगर ये सिंगल होता तो यहाँ पे आप क्या देखते, सिर्फ यहाँ पे आप क्या देखते, सोचो जरा, यहाँ पे क्या होता, कंडक्शन होता। आ रही है बात समझ में? और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 2 चीजें होंगी। वो कौन कौन सी होगी, पहला होगा बॉडी के अंदर कंडक्शन, और दूसरा क्या होगा, बॉडी की सरफेस और आपका जो लिक्विड है या फ्लूइड है उसके बीच में कन्वेक्शन। आ रही है बात समझ में? यानी कि यहाँ पे 2 चीजें पिक्चर में आएंगी। सबसे पहली हमारी क्या आएगी, हमारा आएगा कंडक्शन, हमारा क्या आएगा पिक्चर में, कंडक्शन आएगा, और दूसरा हमारा क्या आएगा, कन्वेक्शन। आ रही है बात समझ में? पहला आपके पास क्या होगा, कंडक्शन होगा, और दूसरा कन्वेक्शन होगा। इतना तो आप समझ रहे हैं। बॉडी के अंदर क्या है, यहाँ पे मान लो टेम्परेचर कुछ था और यहाँ पे भी टेम्परेचर कुछ है, यूनिफॉर्म, यू भी माने कि पूरी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, यूनिफॉर्म है, TH। अब जैसे आपके पास अंडा है, आ रही है बात समझ में, अंडा क्या होता है, ठंडा होता है, ठंडा नहीं होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे होता है, और आपको उसको बॉईल करना है तो गर्म पानी में डालोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे गर्म पानी में डाला और वो एक साथ पूरा क्या हो गया, पक गया, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले वो यहाँ से गर्म होगा, यहाँ पे गर्म होगा, यहाँ पे गर्म होगा, यानी कि यहाँ से वो किससे हीट लेगा, इससे किसके द्वारा हीट लेगा, वो कन्वेक्शन से, और फिर अंदर अपने सेंटर पे किससे पहुंचाएगा, कंडक्शन से। आ रही है बात समझ में? आपके जो, अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसके अंदर तो लिक्विड होता है तो उसके अंदर भी कंडक्शन होगा, वो बात मैं नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे अगर मान लो कोई सॉलिड स्फीयर भी होता तो वो चीज आप समझ रहे हैं। आ रही है बात समझ में? अब ये मत बोलने लग जाना कि सर इसके अंदर भी लिक्विड होता है तो अंदर भी कन्वेक्शन होगा, बाहर भी कन्वेक्शन होगा। मैं सॉलिड बॉडी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो अपने सेंटर पे कैसे पहुंचाएगा, सेंटर पे कंडक्शन से पहुंचाएगा। आ रही है बात समझ में? तो वैसे हमारे पास क्या 2 चीजें आ गई पिक्चर में, कौन कौन सी, पहला हमारे पास कंडक्शन और दूसरा हमारे पास कन्वेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन आया है तो कंडक्शन के साथ साथ क्या आएगा, इसका रेजिस्टेंस भी पिक्चर में आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसको कौन सा रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा, इंटरनल हीट कंडक्शन, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई?
इसके अंदर कौन सा कंडक्शन आपके पास क्या पिक्चर में आएगा, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, आपके पास है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन कहां पे हो रहा है, बाहर में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या पिक्चर में आएगा आपके पास एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। आ रही है बात समझ में? यहां से आपके पास क्या पिक्चर में आएगा, एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। मेन बात तो किसकी करनी होगी, अगर आपको क्यू डॉट निकालना है तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस पे ही जाना पड़ेगा। सारा मेन मुद्दा हमारा खेल किसका रहता है, रेजिस्टेंस का, कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आपका हीट का ट्रांसफर कम होगा, और रेजिस्टेंस कम है तो आपका हीट का ट्रांसफर ज्यादा होगा। तो हमारे पास कंडक्शन और कन्वेक्शन के बीच में कौन पिक्चर में आएंगे, ये दोनों चीजें। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल कंडक्शन रेजिस्टेंस लगभग क्या है, आपके सिमिलर हैं, यानी कि लगभग आपके क्या है, सिमिलर हैं, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा आपके पास हेसलर चार्ट मेथड। यानी कि अगर मैं बात करूं आईसीआर और इसकी, किसकी, इसको मैं लिख देता हूं आईसीआर और इसको मैं लिख देता हूं ईसीआर, छोटा करने के लिए, एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस। तो ये दोनों अगर सिमिलर हैं यानी कि लगभग सेम हैं, तो यहाँ पे आप कौन सा मेथड लगाओगे, आप लगाओगे हेसलर चार्ट मेथड। ठीक है, और अगर आपका आईसीआर लेस देन है किससे, ईसीआर से, यानी कि आपका एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस ज्यादा है और इंटरनल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कम है, तो आपके पास क्या लगेगा, लम्प्ड एनालिसिस मेथड, और आपका आईसीआर ग्रेटर है ईसीआर से, तो आपके पास क्या लगेगा, एरर फंक्शन मेथड लगेगा। ठीक है, अब इस चीज का पता कैसे करेंगे कि हमको कौन सा मेथड लगाना है, आईसीआर ईसीआर, ऐसे हमको पता नहीं लगता है। तो इस चीज का सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक नंबर आता है, फेमस नंबर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोट नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोट नंबर। और बायोट नंबर हमारे पास क्या होता है, बायोट नंबर होता है इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस का रेशियो, यानी रेशियो ऑफ इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बायोट नंबर। आ रही है बात समझ में? तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ये साथ साथ लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मेरे को कंजूसी करनी पड़ रही है। यहाँ पे अगर मैं बायोट नंबर लिखूं, बायोट नंबर लिखूं तो वो क्या होगा, वो होगा इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस अपॉन एक्सटर्नल कंडक्शन रेजिस्टेंस, यानी कि ये हमारे पास बायोट नंबर होगा और ये बायोट नंबर की वैल्यू होगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बायोट नंबर कैसा नंबर होगा, डायमेंशनलेस नंबर होगा। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये डायमेंशनलेस नंबर आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि ये क्या है, छोटा है, यानी कि इसके अंदर आप देखो ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है, यानी कि इसके मुकाबले ये वैल्यू बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। किससे कम आएगी, 1 से कम आएगी। अरे जैसे यहाँ पे वैल्यू है 2 और नीचे बड़ी वैल्यू है जैसे 1000, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से तो बहुत कम वैल्यू आएगी। यहाँ पे 100 है तो भी 1 से कम वैल्यू आएगी, 10 है तो कम 1 से वैल्यू आएगी, 3 है तो भी क्या होगा, 1 से कम वैल्यू आएगी। यानी कि ये ज्यादा है इससे, तो यहाँ पे क्या होगी, 1 से कम वैल्यू आएगी। और अगर हमारा बायोट नंबर क्या हुआ, बायोट नंबर लेस देन 0.1 हुआ, तो आपके पास कौन सा मेथड लगेगा, आपके पास मेथड लगेगा लम्प्ड एनालिसिस मेथड। ये बात दिमाग में बसा लो, अच्छे से बसा लो। क्या बसाना है, लम्प्ड एनालिसिस मेथड क्या होता है, बायोट नंबर किससे कम होना चाहिए, लेस देन 0.1। ठीक है, अगर दोनों सिमिलर से हैं तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आती है, बायोट नंबर होना चाहिए 0.1 से ग्रेटर और 100 से कम। और ये तो आपके पास क्या बचा, बायोट नंबर क्या हो सकता है,
ग्रेटर देन 100। ठीक है, जो कि हमको पढ़ना नहीं है, हमको 100 तक ही जाना है, उससे आगे हमको जाना भी नहीं है। तो बायोट नंबर हमारे पास अगर लेस देन 0.01 है तो हमारे पास क्या लगेगा, लम्प्ड एनालिसिस मेथड, और फिर हमारे पास क्या लगेगा, हेसलर चार्ट मेथड। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास क्वेश्चन होगा तो हमको सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि हमको कौन से मेथड से क्वेश्चन को बनाना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बायोट नंबर, और उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी कंडीशन लागू हो रही है, और उस हिसाब से हम दोनों मेथड में से एक मेथड चूज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी एक स्टेप हो गई किसकी, क्वेश्चन की भी और हमारे चैप्टर की भी, कि हमारे पास क्वेश्चन है तो हमको सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हमको क्या चेक करना होगा, बायोट नंबर। ठीक है, अब देखो बायोट नंबर, आईसीआर हमने क्या लिखा था, आईसीआर हमने लिखा था इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस। इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस तो आपने क्या लिखा था, क्या लिखा था, एलसी अपॉन के ए। एलसी क्या है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे के एस किसका था, के किसका था, सॉलिड का। ठीक है, जो हमने उसके अंदर अभी स्पेयर डाला था, या कुछ भी आप हो सकता है, स्लैब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ थिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, एलसी अपॉन के एस ए, यही हमने पढ़ा था। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या था, ईसीआर कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, तो वो क्या होता है, 1 अपॉन एच ए। ठीक है, तो यहां से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास बचा एच एल सी अपॉन के एस। आई बात समझ में। तो ये आपका क्या होता है, बायोट नंबर, और एलसी क्या होता है, एलसी होता है आपकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। एलसी क्या होती है, कैरेक्टर, अभी मैं बात करूंगा इस पे। एलसी होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है, जिसको आप किससे लिखते हो, एल सी इज इक्वल टू वी बाई ए। वी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और ए क्या होता है, एरिया। जो एरिया किसके कांटेक्ट में है, आपके जो भी फ्लूइड है उसके कांटेक्ट में, यानी कि जिससे कन्वेक्शन हो रहा है, ये क्या है, वॉल्यूम है, और ये क्या है आपका सरफेस एरिया, जो किसके कांटेक्ट में है, आपके फ्लूइड के। यानी कि यू कहें जिससे क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। तो यहां पे आप क्या भी लिख सकते हो, एच, इसको अगर लिखोगे तो एच क्या लिख सकते हो, एच वी अपॉन के एस ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एच वी अपॉन के एस ए। मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आप ये याद रखो, अगर ये सब याद नहीं करना चाहते हो, ये याद रखो, जिससे आप सीधा सा निकाल भी सकते हो, ज्यादा हेक्टिक नहीं होगा। और अगर फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, ज्यादा बड़ा फॉर्मूला भी नहीं है, एच एल सी अपॉन के एस। लेकिन मेरी राय ये है कि आप इस फॉर्मूले को याद रखो, ना कि इसको। ठीक है, एच एल सी अपॉन के एस याद रखो, ताकि आपको ज्यादा याद रहेगा। अगर ये याद रहता है तो ये भी रख लो, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे ये चीज आप याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एच एल सी अपॉन के एस। अब आपको एक चीज देख के समझ में आ रही होगी कि अगर आपको बायोट नंबर क्या करना है, यहाँ पे बहुत कम करना है, यहाँ पे बहुत कम बायोट नंबर करना है, तो आपका केएस क्या होना चाहिए, आपका केएस क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। आ रही है बात समझ में, केएस क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और एच क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए बहुत कम। और वी और ए तो अपने फिक्स हैं, उनमें तो हम चेंजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास जो अपना केएस है वो क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। और आपका जो क्या है, एच है, यानी कन्वेक्टिव है, कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोफिशिएंट है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आ रही है बात समझ में। अभी हमने क्या देखा, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस अपॉन अपना एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। ये क्या होना चाहिए, बायोट नंबर लेस देन 0.1 होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा एच कम होना पड़ेगा, और के एस को क्या होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, जिससे हमारी क्या होगी, जिससे हमारी ये वैल्यू कम आएगी। आ रही है बात समझ में। इतनी बात किस किस को समझ में नहीं आई, बताओ जरा। ठीक है, ये सारा नोट कर लो, या फिर क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप देखो हम एलसी कैसे निकालते हैं। एलसी डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा हटके, तो आप कैसे निकालेंगे इसका, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसा का ऐसा बना लो।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर एलसी आपको देखना है पहले यूनिट की बात कर लेते हैं बायोट नंबर की। तो वो क्या आया है हमारे पास अभी, एच एल सी यानी वी, एरिया और क्या था के एस। ठीक है, तो एच किस में होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, इंटू आपके पास क्या है मीटर क्यूब। ठीक है, नीचे क्या है आपके पास एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, और ये क्या है वाट पर मीटर केल्विन, यही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपके पास वाट मीटर, ऊपर मीटर बचा केल्विन, और नीचे क्या बचा वाट मीटर पर केल्विन। तो ये के से के कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि आपके पास क्या बचा, यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं आई, यानी कि ये क्या है एक डायमेंशनलेस नंबर है। आ गई बात समझ में, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि सारी चीजें आपके पास क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो ये मैं आपको दिखा भी दिया। ठीक है, अगर कभी फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो कि कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पास होता है हम लिखते हैं बायोट नंबर और हमारे पास हो गया एच ए अपॉन यहाँ पे क्या हुआ वी के एस, ऐसा भी हो जाता है कई बार गलती से। कई बार हम के को ऊपर ले जाते हैं, मतलब किसी भी टाइप की मिस्टेक हो जाए और आपको लगे कि हम इसमें कंफ्यूज में हैं, तो आपको क्या कर लेना है, तुरंत से डायमेंशन यानी कि उसकी यूनिट रख के देख लेना। अगर यूनिट सारी कैंसिल हो रही हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, सही है। आ रही है बात समझ में, तो वो आप देख के चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे थे, एलसी की। तो एलसी हमारा क्या था, वी बाई ए। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, हमारे पास सिलेंडर की, हमारे पास किसकी बात करें, सिलेंडर की। सिलेंडर के अंदर क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे v क्या होगा, यहाँ पे v होगा पाई आर स्क्वायर एच, और अपॉन में क्या आएगा आपके पास इसका एरिया। तो वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एल, यही होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आर एच, और यहाँ पे क्या है आपके पास, अगर देखें तो ये एच और एल एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर पूरा डूबा हुआ है, यानी कि ये पूरा इसमें क्या है बाहर आउट पे लगा हुआ है, तो हमारे पास ऐसा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2r बचेगा प्लस में 2 और h, ऐसा ही बचेगा कुछ। ठीक है, और अगर आपके पास ये सिर्फ ये वाले सरफेस एरियाज क्या नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ यहीं से हो कन्वेक्शन हो रहा है, या फिर यूं कहूं कि यहाँ पे आपके पास इधर से ही हीट निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच, और यहाँ से कैंसिल होके पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, और वो क्या आ जाएगा आर बाई 2। ठीक है, आर बाई 2। फिर हमारे पास आता है स्पेयर। स्पेयर में अंदर हम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब और 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा आर बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर बाई 3। तो ये क्या हो जाएगी इसकी एलसी। इसको याद नहीं करना है, एक बार ध्यान में रख लो कैसे निकलता है, देख लो, ताकि आपको जब आप बना रहे होते हैं तो एक हल्की जो देखा हुआ चीज होता है वो याद आ जाता है कि हाँ कुछ ऐसा था, तो वो चीज यहाँ पे है। अगर आपके पास स्लैब है तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट है और इसकी थिकनेस कितनी है, टी है, ये बी है, और ये क्या है, ये ए है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे v क्या हो जाएगा, a क्रॉस b क्रॉस t, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2
ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस टी प्लस टी क्रॉस ए। ये आ रही है बात समझ में। और अगर आपकी थिकनेस इसके और इसके कंपैरिजन में बहुत कम है तो यहाँ पे इसको आप नेग्लिजिबल कर सकते हैं, यानी कि टी को हटा सकते हैं, तो वो आप उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला क्या होगा एलसी का, वॉल्यूम अपॉन एरिया, आपको ये याद रखना है। और एरिया क्या होगा, एरिया वो होगा जो किसके कांटेक्ट में है, आपके फ्लूइड के कांटेक्ट में है। ठीक है, यानी कि यूं कहूं जिससे क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, इसमें कुछ ऐसा बताने वाला कोई हाई काम था नहीं। ठीक है, अब देखते हैं लम्प्ड एनालिसिस मेथड। अब आता है अपना लम्प्ड एनालिसिस मेथड। तो लम्प्ड एनालिसिस मेथड हमने देख लिया कहां पे लगेगा, जब हमारा क्या होगा आईसीआर, आईसीआर क्या होगा लेस देन किससे, ईसीआर से, यानी कि इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस लेस देन होगा किससे, ईसीआर से। और हमारा बायोट नंबर होगा किससे, लेस देन 0.1 से। और बायोट नंबर क्या था, HLC अपॉन KS, यानी कि हमारा KS क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा, और H क्या होना चाहिए, बहुत कम। यानी कि यूं कहूं कि अगर KS आपका थ्योरेटिकली इनफाइनाइट को टेंड करे, यानी कि बहुत बड़ा KS हो, तो आपके पास कौन सा मेथड लगेगा, लम्प्ड एनालिसिस मेथड लगेगा। अब हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी चीज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। वैसे हमारे पास हम ये जो मेथड पढ़ रहे हैं, ये एनालिसिस मेथड हम पढ़ रहे हैं, तो इनके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमारा मकसद क्या है, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बात आएगी, वो होगी हम टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये अभी हमने देखा कि हमारा अनस्टडी कंडक्शन है, तो टाइम के साथ क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। तो हम किसी भी टाइम पे क्या करना चाह रहे हैं, टेम्परेचर चाह रहे हैं। आ रही है बात समझ में, यानी कि हम किसी भी टाइम पे उस जो अपना ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर क्या है वो हम ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या चाह रहे हैं, हमारी हीट रेट, हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है, और तीसरा हम क्या चाह रहे हैं, टोटल हीट ट्रांसफर रेट। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने ऊपर वाली दो चीजें नहीं देखी थी, हमने सिर्फ टोटल हीट ट्रांसफर रेट देखा था, हमने टेम्परेचर भी देखा था, तो वो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। हम किसी टाइम टी पे हमारा कोई मकसद नहीं था, टी टाइम पे हम क्या नहीं फाइंड कर रहे थे, टेम्परेचर फाइंड नहीं कर रहे थे। और हम उस टाइम किसी इंस्टेंट यानी कि इंस्टेंट टाइम, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या नहीं कर फाइंड कर रहे थे, हीट रेट। अगर टाइम आपके पास पता है, अगर टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट भी टाइम के साथ चेंज होगा, ये तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंट हीट ट्रांसफर का भी कॉन्सेप्ट आएगा, यानी कि हम किसी पॉइंट यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे भी हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर टाइम पे भी हम अपना हीट ट्रांसफर रेट निकाल सकते हैं। और तीसरा हमारा मकसद क्या होगा, वो होगा टोटल हीट ट्रांसफर रेट निकालना, यानी कि यूं कहूं टोटल हीट ट्रांसफर निकालना। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव हमारे इस मेथड के रहेंगे। पहला हमारा टाइम, टेम्परेचर, टाइम के साथ टेम्परेचर निकालना, दूसरा हमारा इंस्टेंट हीट ट्रांसफर रेट निकालना, और तीसरा हमारा टोटल ट्रांसफर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने अभी वो बॉडी ली थी, तो यहाँ पे वो बॉडी हमारे पास फिर से बना लो वही डायग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर इसका स्पेसिफिकेशन लिखूं तो m क्या है, यहाँ पे m है हमारे पास मास किसका, बॉडी का। ठीक है, c है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये चीजें हमको पता है। अरे भाई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास हमको पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको पता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, रो हमको मालूम है। ठीक है, वी हमको मालूम है। ठीक है, हमारे पास जो हॉट फ्लूइड है
उसका टेम्परेचर हमको मालूम है, ठीक है, हमको Ks मालूम है, ठीक है, हमको H मालूम है, ये हॉट भी हो सकता है कोल्ड भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो कि कितना है T इंफिनिटी से। H हमारा है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको क्या मालूम है, हमको पता है, और इसका टेम्परेचर अगर मैं लिखूं तो वो कितना है T इनिशियल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको मालूम है। अब यहां से आप क्या देखोगे, अगर इसको हमने किसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, या फिर हवा में रख सकते हो, किसी फ्लूइड में डाल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमने इसके अंदर इसको डाल दिया, ये केस हमने ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी हमने बताया था कन्वेक्शन होगा, कंडक्शन होगा, वो बातें तो अलग है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो इस बॉडी ने क्या किया, इंटरनल एनर्जी बाहर छोड़ना शुरू किया। इंटरनल एनर्जी अपनी क्या की, बाहर निकली इसकी, यानी कि जब हॉट है तो क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा, बाहर वाला कोल्ड है तो ये क्या करेगा, चेंज कर एनर्जी को क्या करेगा, बाहर फेंकेगा, अपनी हीट को क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। बाहर फेंकेगा तो इसका इंटरनल हीट एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। और जो इंटरनल एनर्जी ये फेंकेगा वही कौन गेन करेगा, ये गेन करेगा। आ रही है बात समझ में। या फिर ऐसे कहें कि ये बॉडी क्या है, ये बॉडी है आपकी गर्म और ये बॉडी है ठंडी, तो ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये इससे जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि इसने एब्जॉर्ब करी, उतना ही इसके अंदर क्या होगा, इंटरनल हीट एनर्जी का चेंज होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ मेरे को। फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। मैंने क्या कहा कि आपके पास क्या थे, जेब में 100 रुपए थे, ठीक है। आपके पास जेब में कितने रुपए थे, 100 रुपए थे। आपने किसी को 50 रुपए दे दिए, तो आपकी जेब में कितना चेंज आया, 50 रुपए का, और सामने वाले के पास रुपए भी कितने गए, 50 गए। आ रही है बात समझ में। अगर आपके पास 1000 रुपए होते तो आपके पास मान लो 50 रुपए दे दिए होते, तो मैं कहूं आपके जेब के अंदर कितना चेंज आया, 50 रुपए का। सामने वाले के पास कितना गया, 50 रुपया। सेम वैसा ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास इसके अंदर इसने इंटरनल एनर्जी चेंज करी, जितनी इंटरनल एनर्जी चेंज करी उतनी ही इसके पास चली गई, ठीक है। अगर उल्टा करें कि सामने वाले ने आपको 50 रुपए दिए, तो आपकी जेब में कितने रुपए बढ़े, 50 रुपए। सामने वाले के में जेब में कितने चेंज आए, 50 रुपए का, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर ये वाला हॉट है, ये वाला कोल्ड है, तो ये इसको देगा और दोनों में कितना चेंज आएगा, बराबर चेंज आएगा। तो एनर्जी बैलेंस लिखूं, एनर्जी बैलेंस क्या होगा, चेंज इन इंटरनल हीट एनर्जी, और वो किसके इक्वल होगी, वो होगी आपकी कन्वेक्टिव, इसके कन्वेक्शन के, यानी कि यूं कहूं आपका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के बराबर होगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज आया वो किसके बराबर होगा, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। तो यहां से आप क्या लिखोगे, यहां से आप लिख सकते हो चेंज आएगा तो कैसे होगा, इसकी एनर्जी अभी हम क्या मान रहे हैं, कम मान रहे हैं, यानी कि कम हो रही है, तो क्या होगा mc dt अपॉन डी टाउ। चेंज इन टेम्परेचर किसके साथ, टाइम के साथ। टाउ क्या है, टाइम, ठीक है। यही पढ़ते थे, mc डेल्टा टी पढ़ते थे कि नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि नहीं, mc डेल्टा टी पढ़ा है। तो यहाँ पे स्मॉल चेंज है dt अपॉन डी टाउ, और कन्वेक्शन अभी हमने देखा है तो वो क्या होगा, एच ए टी माइनस टी इंफिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास उधर t का फंक्शन है तो उसको इधर लेके आओ, तो यहाँ पे क्या होगा, dt अपॉन टी माइनस टी इंफिनिटी, और ये उधर चला गया तो ये क्या बन गया, एच ए, और ये अपना माइनस साथ लेके आ गया mc और डी टाउ, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक आपको इंटीग्रेट करना है, 0 से टाउ तक, यानी कि टाइम t तक, और इधर क्या आएगा,
टी इनिशियल कितना था अपना, टी था, टी इनिशियल था, और एंड में अगर किसी टाइम टी पे देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, ln टी माइनस टी इंफिनिटी, ये आना चाहिए आपको, और यहाँ पे टी आई माइनस टी इंफिनिटी, सॉरी टी, और यहाँ पे क्या होगा माइनस एच ए अपॉन एम सी, और ये टाउ। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे ln टी माइनस टी इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या होगा माइनस ln टी आई माइनस टी इंफिनिटी, तो मैं उसको यहीं पे लिख देता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये कैसे आया, आ रही है ना बात समझ में, ये यहां से आया, देखो इधर, ऐसे आएगा आपके पास ln टी माइनस टी इंफिनिटी माइनस ln टी आई माइनस टी इंफिनिटी, ऐसे आएगा। तो इसको हमने ln की प्रॉपर्टी होती है माइनस में है तो वो ऐसे आ जाएगा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया माइनस एच ए एम सी टाउ। ठीक, और इसको आप उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, इधर लिख रहा हूं, वो आपके पास बन जाएगा टी माइनस टी इंफिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इंफिनिटी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एच ए अपॉन एम सी, और ये टाउ। ठीक है, एम को आप क्या लिख सकते हो, रो वी, रो इंटू वी, तो यहाँ पे लिख दो रो वी सी। ठीक है, और ये क्या हो गया टाउ, टाउ टाउ क्या है अपना टाइम। तो यहां से हमारे पास टेम्परेचर की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई किसी भी टाइम टी पे, यानी कि अब किसी भी टाइम टी पे आपको पूछे टेम्परेचर कितना है, तो यहां से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे टाइम की वैल्यू रखो, एच आपके पास है, ए आपके पास है, रो आपके पास है, वी आपके पास है, सी आपके पास है, टी इनफाइनाइट आपके पास है, टी इनिशियल आपके पास है, आपके पास कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, आपके पास कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में। और ये टी आपका कैसे चेंज हो रहा है, ये टी आपका एक्सपोनेंशियल चेंज हो रहा है। तो ये वाली इक्वेशन आपको याद करनी है, ये इक्वेशन आप याद कर सकते हैं। अगर डेरिवेशन याद करना चाहें तो छोटा सा है, मैं तो यही रेफर करूंगा, ये दोनों याद रखो, क्या चेंज हो रहा है क्या हो रहा है, फटाक से इंटीग्रेशन करो, आपके पास वैल्यू निकल के आ जाए। क्योंकि ऐसे याद रखोगे टी माइनस टी इंफिनिटी टी आई माइनस टी इंफिनिटी ई की पावर माइनस एच ए अपॉन रो वी सी टाउ, तो आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस के बाद याद हो जाएगा अपने आप, पर पहले ये याद रखना मैं आपको प्रिफर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको शायद, तो वो आपका क्या होगा, ये आपका टी इनफाइनाइट है, और अगर आपको हीटिंग करनी है तो वो कैसा होगा, वो होगा कुछ ऐसा, यानी कि ये इसका टी आई था और ये इसका टी फाइनल होगा। यानी कि जो आपका इंक्रीमेंट है टेम्परेचर में वो कैसा होगा, वो होगा एक्सपोनेंशियल। वो कैसा होगा, वो होगा आपके पास एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट। ठीक है, अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ये तो किसके लिए था, हीट के लिए, यानी कि गर्म करने के लिए। और अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, तो कूल कर रहे हैं तो वो भी कैसा होगा, वो भी एक्सपोनेंशियल होगा। और वो कैसा दिखेगा, ये आपका टी इनफाइनाइट है और वो दिखेगा कुछ ऐसा, और ये क्या है, डिक्रीमेंट है आपका, ये टी इनिशियल था और ये क्या हो जाएगा, टी फाइनल। और ये कैसा डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा आपका एक्सपोनेंशियल। इतनी बात किस किस को समझ में नहीं आई मेरे को बता दो। आ रही है बात समझ, आप थोड़ा साफ सुथरा बनाना, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा बना दिया है, आप थोड़ा अच्छे से क्लीन से स्केल से बना लेना। तो यहाँ पे फिर से देखो हमने किया क्या, हमारे पास था मेथड, लम्प्ड एनालिसिस मेथड था। हमने क्या देखा कि हमारा जो इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस है वो लेस देन होना चाहिए किससे, ईसीआर से। ठीक है, या फिर यूं कहूं, इसको आप छोड़ो, बायोट नंबर क्या होना चाहिए, 0.1। तो बायोट नंबर लेस देन 0.1 हुआ, ये कंडीशन लेके हम चल रहे हैं।
तो हमारे पास एक क्या था, कुछ भी ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने किस में डाला, फ्लूइड में डाला। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आ रहा था वही किसके इक्वल था, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के। यानी कि जो इंटरनल हीट एनर्जी में चेंज हुआ वही किसने लिया, वही फ्लूइड ने लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने किया mc dt अपॉन डी टाउ, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, थर्मो में भी हमने पढ़ा है कि mc डेल्टा टी क्या होता है, इंटरनल हीट चेंज। माइनस किस लिए आया, नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि हमारा चेंज हो रहा है, यानी कि डाउन हो रही है एनर्जी। ha अपॉन टी माइनस टी इन्फिनिटी, dt अपॉन टी माइनस टी इन्फिनिटी, ये हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करके हमारे पास ये वाली वैल्यू आई, और ये किसके लिए वैलिड है, दोनों के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे अभी तो आपने बोला था कि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी अगर ये कोल्ड हुआ ये हॉट हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आएगा लेकिन वो टर्म यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अगर आप ये वाली चीज लिखते हैं तो यहाँ पे अगर टी इनफाइनाइट लिखेंगे तो अभी ये हॉट है ये कोल्ड है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये हॉट हुआ तो यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी आएगी, ये वैल्यू बड़ी आएगी, तो ये वैल्यू बड़ी आएगी इससे, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन और आएगा। समझ रहे हो, बात समझ में आई। अगर ये क्या है, कोल्ड है और ये हॉट है, ठीक है, तो यहां से तो क्या होगा, एनर्जी बाहर जाएगी, तो ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर उल्टा हुआ, ये हॉट है और ये कोल्ड है, सॉरी, हमने क्या देखा कि इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, मतलब ये कोल्ड है ये हॉट है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी बाहर आ रही है। अगर उल्टा हुआ तो इससे इधर जाएगी, तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके कारण वो क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप घटाओगे तो यहाँ पे ये ओवरऑल वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तब तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो ये वाली वैल्यू है इतनी इतनी, वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो वो नेगेटिव इधर क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, आपको सिर्फ यही केस याद रखना है कि आपकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो अगर डेरिवेशन करो तो यहाँ पे माइनस mc डेल्टा टी अपॉन टी, और ये करके हमने ये क्या कर लिया, इसका निकाल लिया, टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इन्फिनिटी इक्वल टू ई की पावर माइनस एच ए रो वी सी अपॉन टाउ। अब हमारे पास एक चीज है, वो क्या है, वो है हमारे पास टी की इक्वेशन। टी की इक्वेशन है तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, इंस्टेंट हीट ट्रांसफर निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ मेरे को, बोलो। अब देखो यहां से आपके पास क्या आ गया, टी की इक्वेशन आ गई। वो क्या आई देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू आपके पास ये आ गया टी इनफाइनाइट प्लस टी आई माइनस टी इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एच ए रो वी सी टाउ, ये आ गया। ठीक है, तो अब इसकी हमको जरूरत है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट देखेंगे किसकी, चेंज की, रेट ऑफ हीटिंग और कूलिंग, रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। अगर वो आप देखें तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेट देखने के लिए dt अपॉन डी टाउ ये करेंगे, तो टाइम के साथ ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया, प्लस ये वाली टर्म आपके पास टी आई माइनस टी इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या बना, ई की पावर माइनस एच ए रो वी सी टाउ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एच ए अपॉन रो वी सी। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ रही है, ओवरऑल वैल्यू अगर आप देखें तो वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव आ रही है, और कैसा है, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेट ऑफ कूलिंग है या फिर रेट ऑफ हीटिंग है वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा डिक्रीज होगी, और कैसा डिक्रीमेंट होगा, एक्सपोनेंशियल। कैसा डिक्रीमेंट होगा, एक्सपोनेंशियल। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपका पास क्या होगा, चेंज होगा किसके अंदर, आपकी जो रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ हीटिंग है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो आपने क्या किया था, ये पानी था,
पानी था, पानी में अंडा डाला तो अंडा क्या था, मान लो आपका 30 डिग्री सेल्सियस पे था, पानी था 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या हुआ, अंडा जब आपने तुरंत डाला तो उसने क्या किया, जल्दी जल्दी उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, जल्दी जल्दी टेम्परेचर चेंज हुआ तो यहाँ पे हीट रेट क्या थी, ज्यादा थी, हीटिंग की रेट क्या थी, ज्यादा थी, जल्दी जल्दी ये हीट हो रहा था। लेकिन जैसे ये 80-90 पे पहुंच जाएगा तो वही स्पीड रहेगी क्या, बताओ, वो स्पीड नहीं रहेगी। यानी कि जैसे ये 30 से 40 पे, 40 से 50 पे, 50 से 60 पे पहुंचेगा तो इसकी हीटिंग होने की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब टेम्परेचर क्या आ रहे हैं, लगभग दोनों सेम आ रहे हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट कम हो रहा है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कम हो रहा है तो आपके पास हीट ट्रांसफर रेट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वैसे ही अगर कूलिंग की बात करें तो कूलिंग भी, अगर आप किसी चीज को कूल करोगे तो अगर हॉट चीज है तो सबसे पहले आप उसको कूलेंट में डालोगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी ठंडी होगी और फिर क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद वो क्या होती है, उसकी रेट में डाउन डिक्रीमेंट आता जाता है। तो वो डिक्रीमेंट कैसा आएगा, वो डिक्रीमेंट हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल, यानी कि ये कर्व कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल। और डिक्रीमेंट को कौन शो कर रहा है, आपका नेगेटिव साइन, और एक्सपोनेंशियल आपके पास फंक्शन है तो वो कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इंस्टेंट हीट ट्रांसफर। इंस्टेंट हीट ट्रांसफर वो क्या होगा, वो अभी हमने देखा है कि इंस्टेंट इंटरनल एनर्जी में आपके पास कितना चेंज आ रहा है, इंस्टेंट इंटरनल एनर्जी में आपके पास कितना चेंज आ रहा है, वो क्या होगा, वो होगा आपके पास आपका इंस्टेंट हीट ट्रांसफर। तो क्यू डॉट आई लिखेंगे तो क्यू डॉट आई यानी कि इंस्टेंट, और क्या होगा आपके पास माइनस एम सी डी टी अपॉन डी टाउ। ये होगा कि नहीं होगा बताओ मेरे को, अभी हमने लिखा ही था थोड़ी देर पहले, जगह भी यही थी तो एम क्या होगा, रो वी सी, एम रो वी हुआ, ये सी हुआ, डी टी अपॉन डी टाउ यहां से लिख दो तो वो कितना आ जाएगा, टी आई माइनस टी इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एच ए अपॉन रो वी सी टाउ, और यहाँ पे क्या है, माइनस एच ए अपॉन रो वी सी, यही होगा क्या, एच ए अपॉन रो वी सी। ठीक है, तो यहां से रो वी सी से रो वी सी क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया, इस रो वी सी से वो रो वी सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपके पास ये नेगेटिव और वो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे बचा टी आई माइनस टी इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एच ए अपॉन रो वी सी टाउ, और यहाँ पे क्या हो गया, एच, ये हुआ, इतना ही हुआ आपके पास क्यू डॉट आई। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया इंस्टेंट हीट ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिखते हो रो वी सी अपॉन एच ए, इसको आप लिखते हो टाउ स्टार। अब ये टाउ स्टार का क्या लफड़ा है, ये है आपका रिस्पॉन्स टाइम, ये सिर्फ डिफाइन करने के लिए है, रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि आपके पास कोई भी चीज है, जैसे आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया तो वो क्या होता है, वो एक टाइम लेता है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि वो कितनी देर में रिस्पॉन्स करेगा। जैसे आपने अभी मान लीजिए कभी थर्मामीटर यूज किया होगा, बीमार हुए होंगे, तो आपके पास क्या, डॉक्टर जब उसका यूज करता है तो आपको उसको मुंह में लेने के लिए रखता है, यानी कि बोलता है कि थोड़ी देर इसको मुंह में लेके रखो, तो वहां पे क्या होता है कि उस थर्मामीटर का एक रिस्पॉन्स टाइम, ऐसे नहीं कि उसने ऐसे टच किया, उसने सब कुछ बता दिया, ऐसा वहां पे नहीं होता है। तो वहां पे क्या होगा, एक रिस्पॉन्स टाइम होगा, यानी कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इस स्पेसिफिक टाइम में वो जो आप वैल्यू मेजर करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू तक पहुंच जाएगा। तो वो उसके हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रो वी सी अपॉन एच ए, यानी कि टाउ स्टार, जो क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्या हो, हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। आ रही है बात समझ में, हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्या हो, हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। हम कभी ये नहीं चाहते कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा हो, हमको बैठा रहना पड़े कि हम 1-2 घंटे मस्त बैठे हैं, हाँ भाई आराम से कर लो, तो वो चीज हम नहीं चाहते हैं। आई बात समझ में, आपने क्या लिखा, आपने लिखा टी
माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एच ए अपॉन रो वी सी टाउ, ये लिखा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि अगर मैं एक चीज आपको बताना चाहूं कि यहाँ से आपके पास अगर एच ए रो वी सी टाउ ये है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया v इंटू ए इंटू के सी से के एस से, और इसको हमने डिवाइड भी कर दिया v इंटू ए इंटू के एस से। हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, अगर इसको देखोगे तो यहाँ से हमने ये h ले लिया, ये v ले लिया, है ना, और हमने क्या ले लिया, ये ले लिया, तो हमने और a ले लिया, तो हमने क्या क्या ले लिया, एच वी अपॉन के एस ए, ये चीजें हमने ले ली इसके अंदर से। और हमारे पास बच क्या क्या गया, a और a क्या हो गया, ए स्क्वायर के एस अपॉन रो वी सी, वी स्क्वायर हो गया, और c ये बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे v अपॉन ए क्या होता है, v अपॉन ए होता है हमारा LC, वो अभी हमने देखा था v अपॉन ए क्या होता है, LC होता है। तो ये क्या बना, HLC अपॉन के एस, ये चीज तो आपकी देखी हुई होगी, ये चीज तो आपकी क्या है, देखी हुई है। और ये क्या है, बायोट नंबर, अभी अभी हमने बताया था HLC अपॉन के एस। फिर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर के एस अपॉन रो वी स्क्वायर सी। अब आपने क्या पढ़ा था, के एस अपॉन रो वी, ये पढ़ा था। तो इसको और इसको हमने अलग अलग ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, रो सी, यहाँ पे रो सी, और यहाँ पे क्या बचा, वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया अल्फा, और ये क्या बन गया, अगर ए को नीचे ले आऊं तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, एलसी स्क्वायर। ये एलसी स्क्वायर बना। किस किस को समझ में नहीं आया मेरे को बताओ, बताओ मेरे को। हमने क्या किया, v से a से k से ऊपर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास v बाई ए, इसको हमने साइड में ले लिया, HLC अपॉन के एस बना, वो क्या है हमारा बायोट नंबर। के एस अपॉन रोसी क्या है, अल्फा है, जो हम सबसे पहले हमने पढ़ा था। फिर हमारे पास LC स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास होगा के अपॉन रोसी, कुछ छूटा क्या, टाउ छूटा है ना, टाउ छूटा, तो वो टाउ कहां पे बचा, यहाँ पे बचा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया HLC अपॉन के एस इंटू ये बना अल्फा टाउ अपॉन LC स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज है हमारा बायोट नंबर, और ये हमारी चीज है फुरियर नंबर। एक नंबर और आता है आपके पास जिसको हम क्या बोलते हैं, फुरियर नंबर। आ रही है बात समझ में, जो कि क्या होता है, अल्फा टाउ अपॉन LC स्क्वायर। अल्फा टाउ अपॉन LC स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, हमारा फुरियर नंबर होता है। ठीक है, तो ये चीज बची थी, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इस चीज को अब मैं फाइनल करके लिख रहा हूं, t माइनस टी इंफिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू, आपके पास क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एच ए, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, रो वी सी टाउ इज इक्वल टू e की पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ स्टार, जो कि अभी हमने पढ़ा था, टाउ स्टार क्या होता है, रो वी सी अपॉन एच ए। टाउ स्टार इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर बायोट नंबर इंटू फुरियर नंबर। आई बात समझ में, यानी कि बायोट नंबर इंटू फुरियर नंबर। तो अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में बायोट नंबर दिया है, या फिर बायोट नंबर आप निकाल सकते हैं, फुरियर नंबर दिया हुआ है, या फिर फुरियर नंबर आप अल्फा टाउ अपॉन LC स्क्वायर से निकाल सकते हैं, तो भी आप किसी टेम्परेचर T पे वेरिएशन निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना ही होना चाहिए। इस सारी चीजों से आप इंस्टेंट हीट ट्रांसफर भी निकाल लोगे, टोटल भी निकाल लोगे, लेकिन ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए, t माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी माइनस टी आई माइनस टी इन्फिनिटी
ई की पावर माइनस एच अपॉन रो वी सी, टाउ टाउ क्या है, टाइम है, इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ स्टार क्या है, कौन सा आपके पास रिस्पॉन्स टाइम कोएफिशिएंट है, ई की पावर माइनस बायोट नंबर इंटू फूरियर नंबर, ठीक है। और फूरियर नंबर बायोट नंबर क्या है, बायोट नंबर है एच एल सी बाई के एस, और आपके पास फूरियर नंबर क्या है, फूरियर नंबर है अल्फा टाउ अपॉन एल सी स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, अल्फा टाउ बाई एल सी स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है, इन दोनों चीजों की, दोनों क्या है आपके पास, दोनों चीजें आपकी हैं डायमेंशनलेस नंबर। तो ये है आपका लम्प्ड एनालिसिस मेथड। कुछ छूटा है कि नहीं वो मैं आपको देख लेता हूं ताकि आपका सारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं छूटा है, हमने सारा क्या कर लिया, सारा कंप्लीट कर लिया, कौन सा, लम्प्ड एनालिसिस मेथड। आई बात समझ में। तो हमारे पास क्या होगा, एक बार फिर से देख लो, हमने सबसे पहले किया क्या, सबसे पहले हमने क्या क्या समझा, एक बार समरी में आपको बता देता हूं। समरी हमारी क्या होगी, हमने देखा अनस्टडी कंडक्शन। अनस्टडी कंडक्शन क्या होता है, जो टाइम के साथ चेंज होता है, टाइम के साथ चेंज होता है। हमने दो टाइप के देखे, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक हमको पढ़ना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक क्या होता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल में आपकी कूलिंग होगी, हीटिंग होगी, कूलिंग होगी, हीटिंग होगी, जैसे इंजन के अंदर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास था नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक में हमने तीन मेथड देखे, हमारा कौन कौन सा, लम्प्ड एनालिसिस, हेसलर चार्ट और एरर फंक्शन। हमने लम्प्ड एनालिसिस में क्या देखा कि हमारा आईसीआर यानी कि इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस लेस देन होना चाहिए एक्सटर्नल कंडक्शन रेजिस्टेंस से, या फिर यूं कहूं बायोट नंबर लेस देन होना चाहिए किससे, 0.1 से। अगर बायोट नंबर 0.1 से ग्रेटर है और 100 तक है तो आपका हेसलर चार्ट मेथड लगेगा, और 100 से ग्रेटर है तो आपका एरर फंक्शन मेथड लगेगा, जिसपे हमको नहीं जाना है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा बायोट नंबर क्या होता है। बायोट नंबर हमारा क्या था, रेशियो था किसका, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस का, दोनों का रेशियो हमारे पास बायोट नंबर था, जो कि क्या था, डायमेंशन लेस था, और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एच एल सी अपॉन के था। एलसी क्या थी, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ थी, एलसी हमारे पास कैरेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, वी बाई ए, और वी हमारा वॉल्यूम था, एरिया हमारा सरफेस एरिया था जो कि कांटेक्ट में है या फिर जिससे कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा लम्प्ड एनालिसिस मेथड। उसके अंदर हम आए और सबसे पहले हमने क्या निकाला कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट था, उसको हमने फ्लूइड में रखा, उससे हमारा क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ, इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, इंटरनल एनर्जी में जितना चेंज हुआ उतना ही क्या हुआ, कन्वेक्शन के बराबर हुआ, दोनों को हमने बराबर किया, माइनस एम सी डी टी अपॉन डी टाउ इजिकल्स टू एच ए टी माइनस टी इन्फिनिटी। उसको हमने किया, हमने इंटीग्रेट किया, तो टी की हमारे पास इक्वेशन निकल के आई, टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इन्फिनिटी, जहां पे टी आई इनिशियल टेम्परेचर, टी इन्फिनिटी आपका क्या है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर था, या फिर यू कहूं फ्लूइड का टेम्परेचर जिसमें आपकी ऑब्जेक्ट रखा है, इजिकल्स टू माइनस एच ए अपॉन रो वी सी अपॉन इंटू टाउ था। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि ये हमारे पास आ गया था टेम्परेचर की इक्वेशन किसी भी टाइम पे, फिर हम वहां से क्या निकाला, dt अपॉन डी टाउ, जो कि क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। इसका मतलब हमारे कूलिंग की रेट और हीटिंग की रेट क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी, और कैसे डिक्रीज होगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। वो सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने क्या किया, इंस्टेंट हीट ट्रांसफर निकाला और टोटल हीट ट्रांसफर, जो कि आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा हमारे पास कांस्टेंट आया था किसका, आपके पास रिस्पॉन्स टाइम का, तो वो सारी चीजें हमने देखी। और फिर हमने देखा फोरियर नंबर हमारे पास निकल के आया अल्फा टाउ अपॉन एल सी स्क्वायर, जो कि क्या होता है, जो कि होता है आपके पास आपकी कूलिंग और हीटिंग के पेनिट्रेशन पे बताता है, यानी कि जो हीटिंग और कूलिंग की रेट है उसकी पेनिट्रेशन को कौन बताता है, आपका फूरियर नंबर। तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास अंदर निकल के आया, जो कि आपको इस लेक्चर के अंदर याद रखना है। वो वाली चीजें हैं ये, और दो चीजें हैं ये, इनके फॉर्मूले आप याद रखो और ये वाली चीज याद रखो। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है, सारी चीजें समझने वाली हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, मैं अपनी सारी बातें आप तक पहुंचा पाया हूँगा। तो तब तक के लिए आपको मजा आया होगा, आई होप, उम्मीद मेरी यही है।
अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों को शेयर करें। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।